हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं पढ़ाई आपकी बेहतर चल रही होगी। आज हम तीसरी यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद के जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को हम प्रयास करेंगे। दो तीन यूनिट्स तो ऐसी हैं कि एक ही दिन में एक ही पूरी यूनिट कंप्लीट की जा सकती है, उसको 1 से 1.5 घंटे के वीडियो बनाकर। और उसके अलावा दो तीन यूनिट्स ऐसी हैं जिसको 2 या 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, एक एक यूनिट को लेकर। तो वो हम लोग प्रयास करेंगे। आज ये बहुत बड़ी यूनिट्स थी, तीसरी वाली, नौवीं वाली, ये सब ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम लोग ऐसी यूनिट्स करेंगे जो एक एक दिन में ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इस यूनिट का लास्ट वाला टॉपिक। ठीक, इसमें पहला क्या है, सहयोग। एक्चुअली क्या है ये, यदि आप लोग ध्यान से सिलेबस देखें तो इसका लास्ट का टॉपिक है सामाजिक प्रक्रिया, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और समावेश। एक्चुअली जो समाज में होने वाली प्रक्रियाएं होती है उन प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमारे सिलेबस में 4 प्रकार की प्रक्रियाएं दी हुई हैं: सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और समावेश। तो हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे इन चारों को आज ही हम लोग ख़त्म कर दें। हो सकता है थोड़ा सा देखो, हो सकता है यार हम लोग ये थोड़ा लंबा हो वीडियो, 40 मिनट 50 मिनट का, लेकिन प्रयास करेंगे कि दोस्तों कि हम लोग जल्दी ही इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लोग कुछ लगे तो प्लीज़ आज ही हम पीडीएफ जो भी हैं और उनके ये जो आपका टेस्ट सीरीज़ है इसके बारे में हम एक वीडियोस लेके आएंगे। उस वीडियो में पूरी जानकारी रहेगी और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सहयोग। देखिए, सीधा सा इस शब्द का मतलब क्या होता है, सहयोग। और वास्तव में जो मतलब है वही हमारे समाजशास्त्र में इसका मतलब है, सहयोग। अब देखिए, सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोग सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है। देखिए, हमने पहले ही आपको बताया था कि सहयोग क्या होता है। सहयोग का मतलब होता है आप किसी भी हर क्षेत्र में स्वयं डिपेंड नहीं हो सकते, खुद पर डिपेंड होना मुश्किल ही है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि देखिए, आप हमने पहले ही कहा था यदि एक सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो उसको हर तरह की सामाजिक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होना ही पड़ेगा, जिसमें चाहे खेती के लिए हो, चाहे खेती के से जुड़े हुए अन्य साधन हो, व्यवसाय हो, परिवार हो या अन्य आवश्यकताएं, इन सभी के लिए समाज पर उसको निर्भर रहना ही पड़ेगा और समाज उस पर निर्भर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। पारिवारिक जीवन में पाए जाने वाला सहयोग है सदस्यों को अच्छा नागरिक बनाने में योगदान देना। और इसी प्रकार से व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय के सबके काम बटे होते हैं, सबका एक दूसरे का सहयोग करना। तो सहयोग का सीधा सा अर्थ क्या हुआ, सहयोग का सीधा सा अर्थ हुआ कि एक दूसरे को हर कार्य के लिए सहयोग करना। ये सहयोग और प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे के विरोधी नहीं माना जा सकता। हाँ, सहयोग और संघर्ष एक दूसरे के विरोधी अवश्य हैं। मतलब देखिए, दोनों का अर्थ आगे बढ़ने से है, लेकिन एक का अर्थ क्या होता है लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं, और एक का अर्थ यदि दूसरे शब्दों में लें तो निगेटिव शब्दों में लेते हैं। कैसे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे क्या, सहयोग और प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के विरोधी नहीं माने जाते, मतलब विरोधी नहीं, आगे बढ़ने के लिए है ये। लेकिन यदि उन दोनों का अर्थ देखा जाए तो ये जरूर आपस में क्या है, विरोधी हो सकते हैं। कैसे, जब हम लोग पढ़ते हैं अब समझिएगा। पहले हम लोग सहयोग को समझते हैं, इसके बाद प्रतिस्पर्धा भी पढ़ेंगे, इसके संघर्ष भी पढ़ेंगे, इसी तरह की चीज़ें एक और टॉपिक पढ़ेंगे, 4 के 4 टॉपिक। अर्थ क्या है इसका, इसका अर्थ ये है, सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर और सामूहिक प्रयत्न। मतलब सहयोग है क्या, सहयोग में क्या होता है, कोई भी कार्य होगा, आपके उद्देश्य होंगे, जो आपके मन के उद्देश्य होंगे, उस उद्देश्य को पाने के लिए आप लगातार और सबके साथ मिलकर मैंने प्रयत्न करेंगे, वो है आपका सहयोग। ठीक है, जो प्रोफेसर डेविस महोदय हैं इन्होंने भी कहा है कि एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। तो क्लियर हुआ, सहयोग का मतलब होता है सबके साथ मिलजुल कर एक उद्देश्य के लिए प्रयास करना। अब जो ये सभी परिभाषाएं हैं, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यदि आप समझें तो कुछ
निष्कर्ष निकल के आते हैं। क्या निष्कर्ष हैं? पहली बात तो क्या है, ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह का होना जरूरी है। इसमें एक सामान्य उद्देश्य का होना जरूरी है, हम की भावना इसमें पाई जाती है, और सहयोग करने वालों का एक दूसरे के प्रति जागरूक होना, मतलब चेतन प्रक्रिया भी इसमें होती है। ध्यान से समझिएगा, चेतन प्रक्रिया। चेतन प्रक्रिया मतलब आप कुछ सब कुछ सोच के हर काम करेंगे, ये पता है होगा कि आप क्या करने वाले हैं, वह कहलाता है चेतन प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट क्या है, पारस्परिक सहायता एवं साथ साथ मिलकर काम करने की भावना का इसमें पाया जाना, ये भी है। और अंतिम क्या है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर और संगठित प्रयत्न करना, मतलब इन सभी को के मिला जुला हुई सभी का मिला जुला जुला स्वरूप ही कहलाएगा क्या, सहयोग। क्लियर हुआ? अब इस सहयोग के स्वरूप क्या क्या हैं, देखिए हम थोड़ा सा स्पीड से प्रयास करेंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ हम लोग अभी बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सभी आप लोग आसपास देखते होंगे, व्यवहारिक रूप से ही देखते होंगे, लेकिन देखते आप ज़रूर हैं क्योंकि आप भी समाज में रहते हैं और समाज का एक हिस्सा हैं। ठीक है। सहयोग के स्वरूप क्या क्या हैं? सहयोग के जो स्वरूप हैं, मैकाइवर और पेज के अनुसार दो प्रकार से बताए गए हैं। एक प्रत्यक्ष सहयोग है और दूसरा अप्रत्यक्ष सहयोग है। तो इन्होंने क्या क्या है, जो प्रत्यक्ष सहयोग है वो क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर समान कार्य करें तो इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाएगा। क्लियर हुआ? दो या दो से अधिक व्यक्ति हों या समूह हो, जब आपस में मिलकर किसी एक समान उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो कहलाता है प्रत्यक्ष सहयोग। मतलब जैसे आप कहीं एक कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, आपको पता है कि इस व्यवसाय के लिए हमको तो रॉ मटेरियल हमारे पास है, लेकिन बिजली नहीं है, तो बिजली के लिए कोई और आ गया, लाइट दे दी, तो दोनों मिलकर पता है कि हमारे क्या करने वाले हैं, तो ये दोनों का एक दूसरे का सहयोग हो गया और इसी के आधार पर वो आगे बढ़े। ठीक है। अप्रत्यक्ष सहयोग स्वाभाविक है, जब वो व्यक्ति आपस में नहीं मिले, प्रत्यक्ष एक दूसरे का सामना नहीं करें, तब भी सहयोग करें तो वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष सहयोग। जैसे क्या होता है, आपको पता है कि एक बहुत बड़ी कोई यदि कंपनी है, बहुत बड़ा उद्योग है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, सबका उद्देश्य होता है कि एक प्रोडक्ट बनाना या उसको एक बेहतर तरीके से निर्माण करना। तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा जो मजदूर होता है, हो सकता है अपने बड़े जो मुख्य सीएमडी होते हैं उससे ना मिलता हो, लेकिन उनको पता है कि हाँ आपस में हम लोग का उद्देश्य क्या है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ही कार्य कर रहे हैं लेकिन वो सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। जो प्रोफेसर ग्रीन महोदय हैं, उन्होंने प्रकृति के आधार पर सहयोग को तीन भागों में बांटा गया है। कैसे? एक प्राथमिक सहयोग है, दूसरा द्वितीयक सहयोग है, तीसरा तृतीयक सहयोग है। प्राथमिक सहयोग क्या होता है? जो प्राथमिक सहयोग है, ये जो प्राथमिक सहयोग सामान्यतः प्राथमिक समूहों में पाया जाता है। आपको पता है प्राथमिक समूह क्या होते हैं? प्राथमिक समूह वो होते हैं जिसमें व्यक्ति का सीधा और प्रत्यक्ष संपर्क होता है और एक दूसरे से वह भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं, वो कहलाता है प्राथमिक समूह। जैसे परिवार, आपके मित्र मंडली, इस तरह के ये सब कहलाते हैं आपस में प्राथमिक समूह, और इन्हीं के आपस में करने वाला जो सहयोग होता है वो कहलाता है प्राथमिक सहयोग। ठीक है। दूसरा क्या है? द्वितीयक सहयोग। इसमें क्या होता है, जब कोई किसी से जटिल ऐसी जो व्यवस्था जिसमें कोई किसी उद्देश्य के, किसी स्वार्थ के बस किसी से जुड़ता है और सहयोग करता है तो वह कहलाता है द्वितीयक सहयोग। जैसे आप छोटा सा व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में आपको पता है कि हम दूसरे व्यवसाय से जुड़ेंगे तो हमारा उद्देश्य है कि अपने व्यवसाय को बेहतर करना, मतलब प्राइमरी क्लियर है उसको कि हमको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है और इसी बढ़ाने के आधार पर ही हम जुड़े हैं। मतलब कहीं ना कहीं अंदर से स्वार्थ है ना, इसी स्वार्थ के आधार पर जुड़ने पर द्वितीयक सहयोग माना जाता है। ठीक है। फिर है तृतीयक सहयोग। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति समूह अपने हित को ध्यान में रखकर एक विशेष में परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहता है तो उसे तृतीयक सहयोग कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति या समूह अपने हित को ध्यान में रखकर समय विशेष मतलब ऐसा है कि हमको पता है कि आज तो सब कुछ ठीक है, हमको
इस दिन इतने बजे इस समूह में जाके मीटिंग करनी है और वहाँ जाकर हम अपना काम करेंगे और उस पे जो भी चाहे मीटिंग हो चाहे चीज़ें हों तो उसमें हम अपना सहयोग करेंगे और अपना वापस चले आएंगे। मतलब एक पर्टिकुलर समय में यदि किसी के साथ जुड़ता है तो वो कहलाता है तृतीयक सहयोग। ठीक है। एक इसी में सब आता है व्यवस्थापन, जो व्यवस्थापन सहयोग का ही एक उदाहरण है, जिसमें क्या होता है, व्यवस्थापन जिसमें पूरी व्यवस्था सहयोग के आधार पे होती है वह कहलाता है व्यवस्थापन। ठीक है। जब दो समूह या राष्ट्र एक दूसरे के साथ संघर्ष करते करते थक जाते हैं तो बदली हुई परिस्थितियों में परस्पर अनुकूल कर लेते हैं तो पाए जाने वाला सहयोग को तृतीयक सहयोग कहा जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि बेहद औपचारिक, जब आपके पास और कोई विकल्प नहीं होते हैं तो आपको क्या है, अंतिम में समझौता करना पड़ता है। तो ये भी एक उदाहरण है तृतीयक सहयोग का। ठीक है। आगवर्ण एवं निम्न कॉफ के अनुसार क्या है, इन्होंने 3 प्रकार के सहयोग बताए हैं। एक सामान्य सहयोग है, दूसरा मित्रवत सहयोग है, तीसरा है विभेदीकृत सहयोग। देखिए जब ऑब्जेक्टिव बनेगा तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होगा कि जो भी टॉपिक है उन टॉपिकों में ये पूछ सकता है कि इस महोदय के अनुसार या विचारक के अनुसार कितने प्रकार के सहयोग मिलते हैं, या इन फलाने के अनुसार कितने प्रकार के सहयोग मिलते हैं। तो आपको यह ध्यान होगा, हाँ उनके 3, इनके 4, इनके 2, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इन्होंने जो बताया है वो है, पहला है सामान्य सहयोग। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सहयोग में कुछ लोग मिलकर समान या एक जैसा कार्य करते हैं, ऐसा किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सहयोग में सभी व्यक्तियों के विचारों एवं व्यवहारों में समानता पाई जाती है। समानता पाई जाती है। मतलब कोई बड़ा सा, जैसे रेलवे का समूह है, रेलवे का जितने कर्मचारी हैं उनका सबका समूह है रेलवे की जो कार्यप्रणाली को बेहतर करना। तो इस प्रकार सामान्य सहयोग, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। सिस्टम मास्टर अलग काम करता है, गार्ड अलग काम करता है, ड्राइवर अलग काम करता है, लेकिन उनका सबका उद्देश्य क्या है, ट्रेनों का परिचालन व्यवस्थित रूप से करना। ठीक है। दूसरा मित्रवत सहयोग, इसमें क्या होता है, जब कोई भी आप सहयोग करते हैं अपनी आनंद की प्राप्ति के लिए, अपने सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे आपने क्या किया, कोई भी है कोई मित्र है, मान लो उस मित्र के कोई समस्या आ गई है, आर्थिक समस्या है, तो आपने कई मित्र मिलके क्या किया है, जाके उसकी आर्थिक सहायता आपने कर दी। तो ये आपको जो हुआ वो सहयोग करो, किसी प्रकार का स्वार्थवश नहीं करोगे, आप अपने मन की शांति के लिए करोगे। ठीक है। विभेदीकृत सहयोगी क्या होता है, इसमें विभिन्न श्रमों के एकीकरण के नाम से भी पुकारा जाता है। जब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति असमान कार्य करते हैं तो इसे विभेदीकृत सहयोग कहते हैं। इसमें पारस्परिक सहायता पर जोर दिया जाता है। श्रमदान के आधार पर बनाए गए पंचायत भवन या विद्यालय के लिए भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं, अपना सहयोग देते हैं। जैसे क्या है, इसमें कोई भी एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में क्या है, मान लीजिए कोई एक धर्मशाला बन रही है, सभी ने सहयोग दिया, कोई पैसे का सहयोग दे रहा है, कोई वहाँ पर उस ईंटों को सहयोग दे रहा है, कोई श्रम का सहयोग दे रहा है, सबका अलग अलग सहयोग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य क्या है, वो धर्मशाले का निर्माण। ठीक इसी प्रकार से ये भी है। क्लियर हुआ। एक टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो गया, वो कौन सा है, अभी जो हमने अभी पढ़ा आपसे। ठीक है ना। पहला सहयोग, दूसरा है सात्मीकरण, आत्मसात। ये टॉपिक सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है, सात्मीकरण या आत्मसात को स्पष्ट करते हुए गिलन लिखते हैं कि सात्मीकरण या आत्मसात एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और समूहों के बीच मतभेद कम होते हैं तथा क्रिया, मनोवृत्ति और मानसिक क्रिया में सामान्य हित के प्रति आदर के साथ समानता में वृद्धि होती है। मतलब कहीं ना कहीं मन के भाव ऐसे जो किसी के प्रति खराब हैं, कम हैं, या ऐसी व्यवहार है, उसको धीमे धीमे इसमें कम करना, यही है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है। जब व्यक्तियों एवं समूहों में आत्मसात हो जाता है तो उनके बीच पाए जाने वाले मतभेद समाप्त हो जाते हैं और उद्देश्यों और हितों में समानता आ जाती है। आत्मसात सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है। मतलब सीधा सा है, एक होने की प्रक्रिया सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से ही आत्मसात कहलाती है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण व्यवस्थापन है और आत्मसात अंतिम चरण। क्लियर हुआ।
यदि संघर्ष है, संघर्ष से एकीकरण मतलब यदि किसी लड़ाई हो गई है, बाद में आप क्या एकजुट होना चाहते हैं, हो रहे हैं, तो उसका पहला जो स्टेप है वो व्यवस्थापन है। और दूसरा क्या है? आत्मसात। दूसरा क्या? अंतिम कह सकते हैं। ठीक है। लंबे समय तक व्यवस्थापन करने पर आत्मसात का मार्ग प्रशस्त होता है। आत्मसात धीमी गति से एवं अचेतन रूप से होता है। अचेतन रूप से मतलब बहुत कुछ सोच समझ के आपने, जैसे आपने देखा होगा किसी से आपकी लड़ाई हो जाए और वो व्यक्ति मान लो आपके साथ पड़ता हो, धीमे धीमे आप कहीं ना कहीं सामान्य रूप से उसके भाव लड़ाई के कम होते हैं, कभी आप बोलचाल भी करने लगते हैं और धीमे धीमे संघर्ष कम होकर एकीकरण की ओर जाने लगता है। ठीक है। ये जो सात्विकरण का अर्थ और परिभाषा समझें कुछ विद्वानों के आधार पर। देखिए जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, प्लीज़ आप लोग बस ध्यान से उसको समझिए, सुनिए और आप एक शॉर्ट नोट बनाइए। बस इतना ही करना है, आप सब समझ में आएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक हैं, पूरे टॉपिक ये आपके सामान्य व्यवहार के जीवन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसके हिस्सा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी कोई कठिन या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ध्यान से कुछ ऐसी चीज़ पढ़नी पड़े जो जो सब नहीं पढ़ पाते। ये तो समाज है, समाज के बारे में ही बताया गया है। ठीक है। ये जो आत्मसात को जो परिभाषित करते हुए एक विद्वान ने कहा है कि आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ और दृष्टिकोणों में समान हो जाते हैं। मतलब क्या है इसमें? कहीं ना कहीं यदि संघर्ष है तो आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। यही है, ये एक दो परिभाषा और दी हुई है। इस सब में सेम है कि आपसी व्यवहारों में वो क्या करते हैं? आपस में एकीकरण अपनाने लगते हैं। तो यही प्रक्रिया आत्मसात कहलाती है। उसकी विशेषता क्या है? आत्मसात एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया, मतलब इसमें जो भी होगा एक समाज से जुड़ा हुआ और संस्कृति से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं ही इसमें शामिल होती हैं। रीति रिवाज हो गए, मूल्य हो गए, आदर्श हो गए, ये सब। और दूसरी विशेषता क्या है? आत्मसात एक प्रक्रिया एवं अवस्था दोनों ही है। प्रक्रिया के साथ में आत्मसात में दो व्यक्ति या समूह परस्पर समान हो जाते हैं। अवस्था के रूप में एक व्यक्ति जिस संस्कृति के मध्य जन्म लेता है धीरे धीरे उसे अपना लेता है। मतलब कोई भी व्यक्ति समाज में रहेगा और जन्म लेगा तो क्या होगा? वो धीमे धीमे उसमें आत्मसात होता जाता है और वो अपने आप वहाँ उसको अपना लेता है। ठीक है। तीसरा, आत्मसात की प्रक्रिया मंद गति से चलती है। मतलब तुरंत नहीं दिखेगा आपको कोई भी चीज़ें, क्या परिवर्तन आपको तुरंत दिखाई नहीं देगा। आप एक लंबा समय लगेगा इसमें, मतलब आपको बहुत लंबे समय में बाद में इसको परिवर्तन दिखाई देगा। अगली विशेषता क्या है? आत्मसात उन समाजों में अधिक होता है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों को फलने फूलने की स्वतंत्रता होती है एवं खुले या मुक्त समाजों में अधिक संभव है। मतलब जिसमें बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो समाज में रिजिड रूप से कठोर रूप से लागू होते हैं। इसके अलावा जो जो लचीले होते हैं, जहाँ रीति रिवाज, वहाँ आत्मसात ज़्यादा देखने को मिलता है। आत्मसात क्या है? एक व्यक्तिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब एक व्यक्ति से जुड़ी हुई और समाज से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। आत्मसात की प्रक्रिया एकीकरण को बढ़ावा देती है, मतलब एकजुट करने के लिए बढ़ावा देती है। आत्मसात एक संगठनकारी प्रक्रिया है। क्लियर हुआ? जो आत्मसात है में सहायक कारक कौन कौन से? मतलब यदि आत्मसात हो रहा है, होने में कौन कौन से फैक्टर्स आके काम करते हैं, वो है जो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहला तो है सहिष्णुता। इसमें क्या है? जब विभिन्न व्यक्तियों या समूह में धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सहिष्णुता होती है, मतलब लगाव होता है, जुड़ाव होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है, तो यह आत्मसात देखने को अच्छा मिलता है। समीपता एवं सामाजिक संपर्क। आत्मसात उसी दशा में अधिक होता है जब व्यक्ति या समूह एक दूसरे के समीप निवास करते हों तथा उनमें निरंतर प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क बना हुआ हो। क्लियर हुआ? मतलब जब अपन सभी समीपता रहेगी, सामाजिक संपर्क रहेगा, तो आत्मसात ज़्यादा हो। आत्मसात का मतलब समझ रहे हैं ना? एकीकरण, एक दूसरे से जुड़ना। ठीक है। अगला है समान आर्थिक अवसर। यदि दो व्यक्तियों और समूहों की आर्थिक स्थिति एवं उद्देश्यों में समानता हो तो उसमें आत्मसात शीघ्र आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ है। मतलब दो टीचर एक ही कोचिंग क्लास पढ़ाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं क्या होगा? आपस में आत्मसात बेहतर होगा।
सांस्कृतिक भावना स्वाभाविक है, आपका धर्म, जाति, मूल, वंश ये सब है, इससे इसमें समानता इसमें रखेंगे तो कहीं ना कहीं आत्मसात की प्रक्रिया बहुत बेहतर और अच्छी होगी। मिश्रण, मिश्रण से तात्पर्य यहाँ रक्त मिश्रण से है। इसमें क्या है, प्रजातियां एवं रक्त समूहों में आप संबंधित व्यक्तियों में परस्पर विवाह हो जाता है। जो देखा होगा आपने कि अमेरिका का कोई व्यक्ति यहाँ की किसी महिला से शादी कर लेता है, या यहाँ की महिला किसी विदेशी से शादी कर लेती है, तो दो संस्कृतियाँ, दो प्रजातियाँ आपस में मिलती हैं, तो उसमें आत्मसात और बेहतर तरीके से होता है। ठीक है। समस्याएं, जब एक जैसी लोगों की समस्याएं होती हैं तो भी उनमें आत्म आत्म क्या कह सकते हैं उसको, कहीं ना कहीं आत्मसात होता है। जैसे आपने देखा होगा विपक्ष क्या हो, जैसे इसमें जो सत्ता पक्ष है वो बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा है उसमें पावर, तो उसमें उससे लड़ने के लिए विपक्ष क्या होता है, अलग अलग हैं उनकी विचारधारा विपक्ष की, लेकिन वो आपस में क्या हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहा है, सहयोग कर रहे हैं और एक हो रहे हैं, जिससे वह उस बड़ी शक्ति से लड़ सकें। नेक्स्ट क्या है, उन्नत संचार। भौगोलिक रूप में दूर स्थित सांस्कृतिक समूहों में आत्मसात कम हो जाता है, क्योंकि वह एक दूसरे से क्या है, संचार कम होता है, या एक दूसरे से मिल कम पाते हैं, यातायात के साधन कम होते हैं, ये सब के कारण उन्नत संचार यदि होगा तो ये सब बेहतर होगा। समान भाषा, अब स्वाभाविक है, देखिए जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, अपनी मन की बात कह रहे होते हैं, तो क्या होता है, जब मन की बात कहेंगे आप, लेकिन उस भाषा में कहेंगे ना जिस भाषा में वो कोई समझ सकता है। यदि आप कोई लड़का है, मान लो किसी लड़की को पसंद करता है, यदि वो केरल की है और मलयालम बोलती है या तमिल की है, यदि वो करती है या वो आपस में पसंद करते हैं, लेकिन यदि वो भाषा का अंतर है तो एक दूसरे को एक्सप्रेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं होता है कि संभव नहीं होता है, लेकिन एक्सप्रेशन करने में, अपनी बातों कहने में एक झिझक और चीज़ें होती हैं जो अपनी बातों कह नहीं पाते हैं वो। अब देखिए परिवर्तन के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण, कहीं ना कहीं यदि चेंजेस हो रहे हैं तो हम उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलें, हाँ ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी है। जैसे महिलाओं की शिक्षा हो गई, पहले नहीं होती थी, इस समय सब महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां पढ़ती हैं और ये सब लोग अडॉप्ट करते हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए। विशेष संस्कृति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाने और उसे मान्यता प्रदान करने पर भी आत्मसात बढ़ता है। मतलब यदि हम अडॉप्ट कर लें कि ठीक है चलिए, दूसरे धर्म भी बहुत अच्छे हैं, वो हम भी सम्मान करते हैं, ये सब पॉजिटिव सोच जब रखते हैं तो सब कुछ समाज में बढ़िया होता है और आत्मसात बढ़ता है, एकीकरण बढ़ता है। प्राथमिक संबंधों की बहुलता भी आत्मसात में सहायक है। प्राथमिक संबंध साथ परिवार का, आपके जो मित्र पड़ोसी जिससे भावात्मक संबंध होता है, उससे भी क्या होता है, यह आत्मसात की प्रक्रिया जो चीज़ें तेजी से बढ़ती हैं। नेतृत्व करने वाले समूह का विस्तृत एवं उदार दृष्टिकोण भी आत्मसात में योगदान देता है। मतलब कहीं ना कहीं नेतृत्व करने वाले सबको, जो नेतृत्व करता होगा, नेता होगा, ये कहेगा कि ऐसा करना चाहिए, सही है, तो उसके आधार पर भी लोग आत्मसात को अपनाते, इसकी प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसमें सहयोग करते हैं। ठीक है। अब है सात्विकरण को, आत्मसात जो है को निरुत्साहित करने वाले कारक, मतलब अभी तो बहुत सारे कारक हैं जिससे आत्मसात बढ़ता है, लेकिन कुछ कारक तो ऐसे होंगे जिससे आत्मसात क्या होता है, कम होगा। उसमें क्या क्या है, पृथक्करण, जब एक दूसरे से लोग दूर दूर रहेंगे, अलग अलग होंगे। उच्चता की भावना, उच्चता मतलब कोई ज़्यादा बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मैं उससे बात नहीं करूँगा, छोटा बात करना चाहेगा लेकिन बड़ा बात नहीं करना चाहेगा, तो इससे भी क्या होगा। शारीरिक एवं सांस्कृतिक मित्रता, भिन्नता, सॉरी, इसमें भिन्नता में क्या होगा, स्वाभाविक है, यदि कोई अफ्रीका का है, उसका रंग बहुत काला है, लोग कहते नहीं नहीं बहुत काला है ये, या यहाँ के लोग गोरे हैं, या एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो उन्हें लगता है नहीं नहीं, ये सांस्कृतिक भिन्नता भी है और शारीरिक भिन्नता भी है, इससे भी आत्मसात कम होता है। संपीड़न क्या है, इसमें जब एक शक्तिशाली एवं बहुमत संस्कृति के लोग, मतलब बहुत संस्कृति को मानने वाले लोग, कमजोर एवं अल्पसंख्यक संस्कृति के लोगों की पीड़ा पहुंचाते हैं या कर देते हैं, तो दोनों में क्या होता है, संघर्ष होता है, और संघर्ष होता है जिससे उस संस्कृति को दिक्कत होती है। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा, अमेरिका में अश्वेत
का संघर्ष ज़्यादा जारी है आजकल। पहले बीच में देखा होगा आपने, संघर्ष हुआ, काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। पुलिस वाले ने एक जो दूसरे प्रजाति के लोग हैं उसको उसको आपने देखा होगा टीवी में, तो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, किसी की मृत्यु भी हो गई। तो इस कारण से एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति से क्या कहीं ना कहीं क्या होता है, संघर्ष होता है। ये भी आत्मसात को कम करता है। ठीक है, अब होती है प्रतिस्पर्धा। दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिस्पर्धा। अब ये प्रतिस्पर्धा वही है जो हम लोग सुनते हैं, कंपटीशन। कंपटीशन ही है, ठीक है ना। कंपटीशन क्या है? प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता को एक असहगामी सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। इसका कार्य है कि यह प्रतिस्पर्धियों में कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे के कुछ ईर्ष्या द्वेष के भाव पाए जाते हैं। प्रत्येक दूसरों को पीछे रखकर स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे होते हैं, भैया ऐसा है, दो लोग कंपटीशन में हैं तो क्या करेंगे, वो एक व्यक्ति आगे बढ़ना, उससे आगे बढ़ना चाहेगा, जिससे हम उसको पीछे छोड़ के, अक्सर जैसे आपने देखा होगा दौड़ होती है, दौड़ में क्या होता है, 10 लोग भाग लेते हैं। जो 10 लोग में से हर व्यक्ति सोचता है कि हम बाकी 9 को पीछे पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्पर्धा को यदि बेहतर तरीके से समझें तो क्या है, प्रतिस्पर्धा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिद्वंदी व्यक्ति या समूह किसी जनता के समर्थन या प्राथमिकता के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उस व्यक्ति या समूह को अपने हितों के समर्थन में अनुरोध करते हैं, न कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा या इसके भय का प्रयोग। मतलब देखिए प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, सामान्यतः लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वह किसी का किसी भी प्रकार से नुकसान करके आगे नहीं बढ़ना चाहते। यह एक स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा कहलाती है। इसमें क्या होता है, हम तो आगे बढ़ेंगे, जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं प्रतिस्पर्धा का आपको। एक छोटी सी लाइन आप एक दीवार में खींच दीजिए। अब यदि कोई आपसे ये कह दे कि इस छोटी सी लाइन को आपको, ये छोटी सी लाइन, जो भी लाइन, एक लाइन खींची हुई है, इसको छोटा करना है बिना छुए, बिना टच किए, बिना मिटाए, तो बड़ी दिक्कत है कि हम इसको छोटा कैसे करें। ठीक है, यदि हम उसको क्या करें, उसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच दें तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, क्योंकि दो हम रेखाओं में तुलना कर रहे हैं। ये कहलाती है एक प्रकार से अच्छी प्रतिस्पर्धा। लेकिन यदि हम उस लकीर को, उस रेखा को नुकसान पहुंचाएं, मतलब उसको मिटाएं, तो वो क्या है, संघर्ष। मतलब कहीं ना कहीं उससे नुकसान होगा, उस प्रतिस्पर्धा में दोनों पक्षों को नुकसान होगा, एक पक्ष को नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान शब्द आएगा ही। तो ये प्रतिस्पर्धा सही नहीं कहलाती है। ठीक है, अब देखो प्रतिस्पर्धा यदि बहुत जो अन्य कई परिभाषाएं हैं उनके आधार पर देखें तो प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच किसी सीमित वस्तु, अधिकार या सेवा जिसकी पूर्ति मांग की तुलना में कम है का की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब प्रतिस्पर्धा कब होती है, एक वैकेंसी निकले, सिंपल सी एक वैकेंसी निकले, तो उसके लिए लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, तो स्वाभाविक है प्रतिस्पर्धा तो होगी ही। तो यही चीज़ प्रतिस्पर्धा कहलाती है, जब मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो। यदि जॉब आपके पास 100 हो और मांगने वाले 10 लाख हो तो प्रतिस्पर्धा होगी। सेकंड क्या है इसमें विशेषता, प्रतिस्पर्धा में किसी तीसरे पक्ष का होना आवश्यक है। कैसे, देखिए जब कोई एक तीसरा पक्ष, मतलब दो तो आपस में कंपटीशन करेंगी, लेकिन किसके लिए कंपटीशन करेंगे, वो थर्ड पक्ष होगा। जैसे दो प्रेमियों के लिए, कोई युवती से प्रेम पाने के लिए दोनों लालायित हैं और वह कंपटीशन आपस में करेंगे कि हम इस युवती को कैसे उनसे यस करा लें, मैंने कैसे कन्विंस कर लें उसको। तो इसमें आपस में कंपटीशन होगा। मतलब ये क्या होगा, तीसरा पक्ष जरूरी है दो व्यक्तियों के कंपटीशन होने पे। क्लियर हुआ ना। तीसरा है प्रतिस्पर्धा सामान्यतः एक अवैयक्तिक क्रिया है। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से नहीं है, ये अवैयक्तिक क्रिया है। जैसे एक आप देख रहे होंगे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं आईएएस पीसीएस के, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्तिगत स्पर्धा नहीं, मतलब हम बगल वाले से जानते हैं तो करेंगे, लेकिन हो सकता हो कोई दिल्ली में बैठा फॉर्म भरा हो, उसको हमें क्या पता कि वो कैसे तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन कंपटीशन तो है ना। तो व्यक्तिगत ना होकर वो क्या अवैयक्तिक प्रोसेस है।
प्रतिस्पर्धा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है कि अहिंसात्मक तरीके से होती है। मतलब किसी पे एक कंपटीशन निकले तो उसमें क्या है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एक कंपटीशन होगा, सिलेबस होगा, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद आप जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा, उससे बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई हमने अच्छी पढ़ाई की है, हमें मिलेगा, हमने कम पढ़ाई की है, हमें नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर ये है कि बेहतर मेहनत करना, ये अच्छी प्रतिस्पर्धा के निशानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रतिस्पर्धा सामान्यतः एक अचेतन प्रक्रिया है। मतलब हमको पता क्या होता है, इसका तात्पर्य यह है कि एक दूसरे के प्रयत्नों के प्रति अजागरूक होते हैं। मतलब हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति क्या तैयारी कर रहा है, उसने किस तरह के नोट्स बनाए हैं। यदि दिल्ली में बैठा व्यक्ति, केरला में जो बैठा व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसको नहीं पता कि उसने किस प्रकार के प्रयास किए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसमें? प्रतिस्पर्धा एक निरंतर प्रक्रिया है। मतलब कंटिन्यू चलती है, जीवन में हमेशा प्रतिस्पर्धा मिलेगी। यदि आप एक घर में, एक माँ के दो बच्चे होंगे तो बड़ा हो, दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी। थोड़ी बड़ा होगा, मित्रों के बीच में जाएगा तो उसमें भी कई मित्र होंगे, उसके आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। व्यवसाय में, जॉब में, या हर जगह आपको प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। प्रतिस्पर्धा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, मतलब वो यहाँ भी चलेगी, भारत में भी, वो अमेरिका में भी चलेगी, वो अफ्रीका में भी चलेगी, जापान में भी चलेगी, हर जगह, मतलब हर काल में मौजूद रहेगी। चाहे इस काल में, चाहे प्राचीन काल में, चाहे भविष्य काल में। प्रतिस्पर्धा के प्रकार दो प्रकार के हैं प्रमुख। कौन कौन से हैं? एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होती है, जो दूसरी अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा होती है। ये मुख्य प्रकार हैं। देखिए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा कैसी होगी, चलिए उसको समझते हैं। गिलिन और गिलिन ने इसे चेतन प्रतिस्पर्धा कहा है। मतलब हमें पता है कि बगल वाला हमारा कॉम्पिटिटर ये है, मतलब हम जानते हैं कि, और वो क्या, ये भी समझते हैं कि वो किस प्रकार का है, क्या तैयारी कर रहा है, इस विषय हम जानने की कोशिश करते हैं, और मोस्टली हम जान भी लेते हैं यदि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, चेतन तरीके से। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें दो जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रेमी, वह किसी युवती के प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा व्यक्तिक या चेतन प्रतिस्पर्धा का ही उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक कोई लड़की है, दो लड़के उससे प्रेम करते हैं, और दो लड़के यदि प्रेम करते हैं उससे, तो स्वाभाविक है, उसको पता है कि वो उस लड़का, जो दो लड़के हैं उनको पता है कि, सामान्यता पता है, सामान्यता कि हाँ वो लड़की से हमें हमें कन्विंस करना है, तो उसके लिए कंपटीशन है। चाहे आप एक स्कूल में देखें, कॉलेज में देखें, व्यवसाय क्षेत्र में देखें, हर जगह वह अपने को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और तो ये कहलाता है व्यक्तिगत स्पर्धा। दूसरा अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा क्या होती है? इसमें होता है अचेतन, मतलब हमें नहीं पता कि जो अलग कॉम्पिटिटर कहाँ है, कितने कॉम्पिटिटर, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या हमें नहीं मालूम, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? देखिए, जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग ना, सब सब हम लोगों के आसपास का ही क्षेत्र है। ठीक है, हम लोग इसी को व्यवहारिक रूप में यदि समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, और आप अपने तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ें। गिलिन और गिल ने प्रतिस्पर्धा के चार स्वरूप बताए हैं: आर्थिक, सांस्कृतिक, भूमिका या परिस्थिति के लिए, या प्रजातीय। मतलब क्या होता है, या आर्थिक रूप से कोई आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक हित होगा, कंपटीशन होगा तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा। सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा में संस्कृति रूप में रीति रिवाज, जाति, धर्म, इसके आधार पर कोई कंपटीशन होगा तो सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। भूमिका या परिस्थिति के आधार पर हो, कोई रोल निभा रहा है किसी चीज़ को लेकर, दो प्रिंसिपल हैं, दो कलेक्टर हैं, या दो मुख्यमंत्री हैं, या इस तरह के रोल में यदि आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो वो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा कहलाएगी। और प्रजातीय प्रतिस्पर्धा क्या है? इसमें क्या होगा, शारीरिक विशेषताओं में जब आप अंतर होता है, चाहे स्किन का कलर हो गया, चाहे लंबाई हो गई, चाहे अन्य चीज़ें हो गई, इस पे यदि प्रतिस्पर्धा होती है तो यह प्रजातीय प्रतिस्पर्धा कहलाएगी। प्रतिस्पर्धा के परिणाम एवं महत्व क्या क्या है, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, क्या क्या महत्व? पहला तो सहचारी परिणाम होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है,
सहचारी परिणाम जैसे आपने देखा होगा, सबका यूनियन बना होता है, देखा होगा ना आपने। बस वाले हो गए, टैक्सी वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर, इन सब का काम एक है। सब में ये सब चाहते हैं कस्टमर हमारे पास, बगल वाले का हमारे पास आ जाए, सवारी हमारे पास आ जाए, ग्राहक हमारे पास आए। लेकिन इनका क्या है, एक यूनियन बना हुआ है और सभी के हित में ये काम करते हैं। तो यह कहलाएगा सहचारी सहयोगात्मक परिणाम, ठीक है ना। दूसरा क्या, असहचारी, मतलब जब हम क्या हो ये देखते हैं कि एक दूसरे से मतलब नहीं है, हमारा क्या, हमारा फायदा होना चाहिए, तो वो कहलाता है असहचारी। यह जो प्रतिस्पर्धा होती बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तीसरी क्या है, व्यक्तित्व संबंधी प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या होता है, इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विस्तृत सामाजिक अनुभव या ज्ञान को बढ़ाने में योग देती है। जो व्यक्ति अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करता है उसे उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी होती, मतलब ये पता है, जैसे आपने देखा होगा ना, दिखाया था पहले टीवी में, का देखा हो, दो युद्ध करते हैं तो उसमें क्या होता है, बोले अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसके विषय में सब जानकारी करनी चाहिए। तो मतलब एक व्यक्तिगत रूप से पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर हमारा कैसा है। प्रगति संबंधी परिणाम, इसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा भौतिक व सामाजिक प्रगति में काफ़ी योग देती है। मतलब हम जब क्या करेंगे, आज क्लर्क की पोस्ट में है, कच नेक्स्ट क्या होगा, सीनियर क्लर्क बनेंगे, फिर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं यह प्रगति भी आपको दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सामूहिक दृढ़ता संबंधी परिणाम। इसमें क्या होता है, जहाँ व्यक्तियों और समूहों के में नियमानुसार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलती है, वहाँ समूह की दृढ़ता बनी रहती है। मतलब पता है ना, वकील, डॉक्टर, इनकी सबकी यूनियन है, सब लोग एक दूसरे के हित के साथ साथ ही अपने व्यक्तिगत हित को देखते हैं। सामाजिक विघटन संबंधी परिणाम, इसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा सदैव प्रगति और सामाजिक दृढ़ता में ही योग नहीं देती, बल्कि वह क्या करती है, अन्य नवीन आविष्कारों के कारण समाज में तेजी से परिवर्तन भी लाती है। मतलब कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में यह है कि आप देखा होगा आपने अक्सर कि महिलाओं के पढ़ाई के लिए यदि वो पड़ोसी अच्छी स्कूल में डाल रहा है तो हम भी और अच्छी स्कूल डालेंगे, उसके यहाँ एक बड़ा टीवी आया है तो हमारे यहाँ और बड़ा टीवी आएगा। मतलब कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा ये चलती रहेगी। अब हम लोग आते हैं अंतिम, ये चौथा और अंतिम टॉपिक है, ये है संघर्ष। इसमें क्या होता है, संघर्ष को एक मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया माना गया। मतलब आप देखते हैं ना, संघर्ष घर में हो, आपके परिवार में हो पूरे, या समाज में हो, मित्रता में हो, हर जगह संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, इसमें अ, संघर्ष रहित समाज तो संभव ही नहीं कि आप समझ पाओ कि कोई ऐसा समाज जिसमें संघर्ष ही नहीं है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तो वो होता ही है। इसकी परिभाषा क्या है, जब कोई व्यक्ति या समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी को नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, उसके हितों को चोट पहुंचाने या उसके कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं, तो इसे संघर्ष के नाम से पुकारा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम दूसरे वाले को रोक दें, रोकने के तरीके क्या होंगे, सही नहीं होंगे, असामाजिक होंगे, कुछ भी होगा, मतलब वो कहलाता है संघर्ष। क्लियर हो रहा है ना। अब संघर्ष की विशेषताएं क्या क्या है, देखिए ये जो जितने टॉपिक हैं हम इसलिए स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें आपके आसपास की ही हैं, ठीक है। अब क्या विशेषताएं हैं, पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों का होना इसमें आवश्यक है। संघर्ष होगा कैसे, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होगा, मोनोपॉली होगा, तो संघर्ष थोड़ी ना होगा। संघर्ष तभी होता है जब कंपटीशन में एक से ज़्यादा लोग होते हैं। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया, मतलब संघर्ष का मतलब ये है कि पता है कि आपका कॉम्पिटिटर है, वो क्या तैयारी कर रहा है, क्या प्रयास कर रहा है, या कौन है, ये क्लियर होता है तो एक संघर्ष हो सकता है। संघर्ष एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मतलब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से केंद्रित है। मतलब वो पता होना चाहिए, इसमें पता होता ही है कि वह व्यक्ति है और यह वही व्यक्ति है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया, मतलब संघर्ष होना ही है, किसी भी स्थिति में, किसी भी समाज में, किसी भी स्तर में। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, मतलब यूनिवर्सल है, यहाँ भी समय के हिसाब से और स्थान के हिसाब से हमेशा चलेगी, चाहे प्राचीन काल हो, वर्तमान हो, भविष्य हो।
भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, कहीं पर भी यह संघर्ष सार्वभौमिक रूप से चलता रहेगा। संघर्ष के स्वरूप क्या है? एक व्यक्तिगत स्वरूप है, एक प्रजाति संघर्ष है। कैसा? व्यक्तिगत स्वरूप में व्यक्तिगत जो स्वरूप होता है उसमें एक दूसरे से संघर्ष होता है। और प्रजाति संघर्ष में क्या होता है? जब एक समूह, एक प्रजाति आपस में संघर्ष करती है तो यह कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वर्ग संघर्ष। मतलब एक क्लास संघर्ष करती है, नीचे वाला क्लास, मध्यवर्गीय क्लास, ऊपर वाला क्लास। जब इसमें इनमें आपस में संघर्ष होता है तो वो कहलाता है वर्ग संघर्ष। राजनीतिक संघर्ष तो पता ही है, ये पार्टी भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब आपस में संघर्ष करते हैं सत्ता पाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में क्या होगा? भारत पाकिस्तान का एग्जाम्पल आप जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में यदि दो राष्ट्र आपस में संघर्ष करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। मैकाइवर व पेज ने संघर्ष के दो प्रकार बताए, एक प्रत्यक्ष संघर्ष, एक अप्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष में क्या होता है? व्यक्ति और समूह समूह के बीच होने वाले आमने सामने के संघर्ष प्रत्यक्ष संघर्ष कहलाते हैं। दो व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए, हत्या, मारपीट, ये सब कहलाते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संघर्ष। और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष संघर्ष। इसमें क्या होता है? दो विरोधी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आकर इस प्रकार के से कार्य करते हैं कि एक दूसरे के हितों या लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा पड़ती है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी संघर्ष करते हैं, एक प्रत्यक्ष सामने आमने सामने ना के नहीं करते हैं तो वो कहलाता। जैसे देखा होगा रूस और अमेरिका आपस में प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं कर रहे, लेकिन कोई ऐसी बात आ जाए, ईरान की बात आ जाए, किसी बात की है तो वो अपनी टांग अड़ा देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कारण है, नहीं कर सकते। शीत युद्ध हो जाए, आपस में बात नहीं करें, या अन्य उनके राजनीतिक कार्यक्रम ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है। विद्वानों ने बताया है कि जब एक लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इसमें संचार होता है, तो निम्नलिखित कारणों से उसमें संघर्ष भी होगा। क्यों? व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं आपस में। सांस्कृतिक व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत, कोई धन से, कोई आर्थिक रूप से आपस में कहीं ना कहीं अंतर तो होता ही है। सांस्कृतिक भिन्नताएं क्या होती हैं? सांस्कृतिक भिन्नताएं में ये होता है कि जब संस्कृति भिन्न होती है, सांस्कृतिक रूप से वो क्या अलग होते हैं, परस्पर विरोधी, कहीं ना कहीं परस्पर विरोधी होते हैं एक दूसरे को, तब भी टकराव होता है। और सामाजिक परिवर्तन माने कहीं ना कहीं सोशल चेंज होगा। सोशल चेंज का मतलब क्या है यहाँ पर? जब नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी में टकराव, घर की लड़कियां जीन्स नहीं, टॉप नहीं पहनेंगी और लड़कियां चाहती हैं हम पहनेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो पुराने ख्यालात वाले हैं, उनके दादाजी नाना जी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं क्या पहनना चाहिए लड़कियों को, और लड़कियां बोलती है कि नहीं हाँ, आज के समाज में हमको पढ़ना है, सबके साथ हम अपने ये जैसे सब रहते हैं वैसे हम भी रहेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन से भी क्या होता है? संघर्ष होता है। ठीक है। अब क्या देखिए, संघर्ष के परिणाम। संघर्ष के परिणाम में क्या होता है? अंतः समूह की दृढ़ता। गिलिन और गिल ने कहा है 5 परिणाम बताए। अंतः समूह की दृढ़ता मतलब अंतः समूह की दृढ़ता मतलब यदि दो समूह में होगा, लड़ाई होगी तो क्या होगा? समूह में समूह, जैसे यदि धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम हो गया, या निम्न वर्ग उच्च वर्ग हो गया, इस तरह से इनमें भी कहीं ना कहीं दृढ़ता आ जाती है, संघर्ष होता है। समूह दृढ़ता में कमी मतलब कहीं ना कहीं टोटल एक समूह ग्रुप होगा, उसमें बहुत सारे लोगों का विचार अलग अलग हो सकता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तित्व में बदलाव। व्यक्तित्व में देखिए इसमें क्या है? व्यक्तित्व बदलाव में क्या होगा? इसमें समूह के भीतर चलने वाले संघर्ष और विभिन्न समूहों के मध्य चलने वाले संघर्ष के दौरान कुछ व्यक्तियों की वफादारी एक ही समूह के दो विरोधी उपसमूहों या दो भिन्न विरोधी समूहों के प्रति होती है। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है इसमें? संघर्ष और विभिन्न समूहों के मध्य चलने वाले संघर्ष के दौरान कुछ व्यक्तियों की मतलब हमको पता है कि जैसे पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, उनको लग रहा है कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, लेकिन तब भी लगता है कि हाँ हम वफादारी करना चाह रहे हैं, या कैसी या करना पड़ रहा है। कई चीज़ें हैं, व्यक्तिगत रूप से भी इसमें बदलाव आता है। जन धन की हानि। जब संघर्ष होगा तो स्वाभाविक है बहुत सारे लूट, हत्या, ये सब होते हैं, जन धन की हानि होती है बहुत ज़्यादा इसमें। व्यवस्थापन, प्रभुत्व, अधीनता। इसमें क्या होगा? जब दो दल आपस में होंगे, दो समूह आपस में संघर्ष करेंगे तो स्वाभाविक है उनमें क्या होगी? कहीं प्रभुत्व की लड़ाई होगी, कहीं अधीनता की लड़ाई होगी, कहीं व्यवस्थापन के लिए संघर्ष होगा। मतलब ये जितने भी असमानता होगी, असमानता में जितने भी प्रकार हैं, उन प्रकारों के आधार पर जब संघर्ष होगा तो वो कहलाएगा व्यवस्थापन, प्रभुत्व और अधीनता के तहत संघर्ष। ठीक है।
अब मेन चीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। इसको ध्यान से समझिएगा बस आप, ठीक है ना। ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिस्पर्धा जो होती है अचेतन होती है, जबकि संघर्ष चेतन होता है। क्लियर है। प्रतिस्पर्धा अधिकार अवैयक्तिक प्रक्रिया है, जबकि संघर्ष में लगे व्यक्ति या समूह एक दूसरे के संबंध में विस्तृत जानकारी रखते हैं। प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन पता है, बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, किसको पता क्या है। लेकिन संघर्ष पता है, वहाँ पड़ोसी कौन है, उसकी क्या क्षमता है। प्रतिस्पर्धा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और संघर्ष क्या है, कभी होती है, कभी नहीं होती है, रुकती है, चलती है, रुकती चलती, ऐसा। प्रतिस्पर्धा में अहिंसात्मक उपायों का सहारा लिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होते उसमें। हम हेल्दी कंपटीशन करेंगे। हम यदि किसी को हराएंगे तो हम पढ़कर हराएंगे, न कि उसको गलत तरीके से रोककर। संघर्ष में ऐसा नहीं होता। प्रतिस्पर्धा कुछ नियमों के आधार अनुसार चलती है, लेकिन संघर्ष में कोई भी नियम नहीं होते। प्रतिस्पर्धा में अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर विशेष जोर दिया जाता है कि विशेष जोर देंगे, हमारा लक्ष्य मिलना चाहिए। लेकिन संघर्ष में ऐसा नहीं है। संघर्ष में क्या है, विरोधी को हानि पहुंचाना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है इसमें। प्रतिस्पर्धा में साधारणतः कटुता, तनाव, घृणा ये सब नहीं मिलेंगे, लेकिन संघर्ष में सब मिलेंगे। पड़ोसी पड़ोसी दुश्मन होता है, देखा है आपने। क्यों? इसीलिए होता है क्योंकि वो पड़ोसी वाला सामने से संघर्ष करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे बेहतर होगा, या हेल्दी कंपटीशन नहीं होता उसमें। प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगियों के अलावा तीसरा पक्ष भी होता है, जिसके आधार पर वह प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन संघर्ष में केवल दो पक्ष ही होता है। प्रतिस्पर्धा में सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, न कि आपस में समझौता। जबकि लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि एक पक्ष अपनी बात को बेहतर करने का प्रयास करता है। प्रतिस्पर्धा से अक्सर सभी पक्षों को लाभ होता है, लेकिन इसमें संघर्ष में सभी पक्षों को हानि होती है। प्रतिस्पर्धा श्रम के महत्व पर आधारित है, लेकिन ये क्या होता है, ये पावर या और अन्य तरीकों पर आधारित होता है। प्रतिस्पर्धा को व्यक्ति और समाज की दृष्टि से प्रक्रियात्मक या वांछनीय माना जाता है। मतलब फंक्शनल होता है, समाज फंक्शन करता है, मतलब कार्य करता है। लेकिन संघर्ष में क्या होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से भी खराब स्थिति इसमें होती है। संघर्ष होता है, एक दूसरे को नीचे दिखाया जाता है, ठीक है। ये पूरे 4 के 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। आपको कुछ नहीं समझ में आए, प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, ग्रुप में आप कर सकते हैं। और हाँ, आज ही हम आपको पीडीएफ के नोट्स और जो भी टेस्ट सीरीज है उसके बारे में पूरी जानकारी हम आज ही एक वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। और संभवतः आगे से ही कल से या परसों से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दें, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, पढ़िए, और कुछ भी हो मैसेज कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।